नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं केन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत या तरलता वरीयता सिद्धांत जो है ब्याज का, उसके महत्व की 6 बिंदुओं की हमने चर्चा कर ली थी। 7वां बिंदु हम चर्चा करने वाले हैं इनइफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति की अप्रभाविता या अप्रभावी मौद्रिक नीति। केन्स मौद्रिक नीति को मंदी के दौरान अप्रभावी मानते हैं और इसके 2 कारण वो बताते हैं। पहला कि मंदी के दौरान ब्याज दरें पहले से बहुत कम होती हैं और सट्टा मकसद के लिए मुद्रा रखने की मांग लगभग अनंत या पूरी तरह से लॉसदार एलपी वक्र हो जाता है। तो मंदी की स्थितियों में चूंकि ब्याज दरें पहले से कम होती हैं, वहाँ आप मौद्रिक नीति लगाएंगे तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करेंगे और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करें तो ब्याज दर कम होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मंदी में पहले से ब्याज दर बहुत कम स्तर पर है तो वो ब्याज दर और ज़्यादा कम नहीं होगी और वहाँ मुद्रा की जो मांग है वो पूरी तरह से लॉसदार हो जाएगी, जैसा कि तरलता जाल की स्थिति में अपन ने देखा है। तो वहाँ ब्याज दर में कमी नहीं आएगी तो निवेश में नहीं वृद्धि होगी, निवेश नहीं बढ़ेगा तो आय और रोजगार में वृद्धि नहीं होगी और अर्थव्यवस्था जहाँ है वहीं फंसी रहेगी। तो इसका मतलब आपकी मौद्रिक नीति जो है मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने में कामयाब नहीं होती है। दूसरा यह है कि मंदी के दौरान निवेश की योजनाएं बहुत कम हो जाती हैं और कमज़ोर लाभ की उम्मीदों के कारण व्यावसायिक ऋण की मांग भी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ब्याज दर में बदलाव से निवेश पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो मंदी में क्या होता है, पहले से ही लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीदें हैं, वो कमज़ोर होती हैं। उद्योगपतियों और बिजनेसमैन को लगता है कि मामला ख़राब हो रहा है, बिजनेस डूब रहे हैं और बाज़ार में बिक्री नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में वो लोग क्या है, उनकी जो लाभ की प्रत्याशा है भविष्य के बारे में वो कमज़ोर हो जाती है और वो नए निवेश नहीं करते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर अगर उनको सस्ती रेट पे भी ब्याज दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, कम ब्याज दर पर भी लोन दिया जाएगा तो भी वो निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में उनको बिजनेस चलेगा नहीं, उनकी बिक्री नहीं होगी तो वो नया बिजनेस शुरू नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोनों कारणों से मौद्रिक नीति हमारी प्रभावी नहीं होती है। नेक्स्ट है मोर जनरल थ्योरी, और ये जो केन्स का सिद्धांत है वो अधिक सामान्य सिद्धांत एक तरीके से कहा जा सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत की तुलना में केन्स का सिद्धांत अधिक सामान्य है, जबकि शास्त्रीय सिद्धांत में केवल एक पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान करके लिया जाता है। यानी कि ये जो लागू होता है शास्त्रीय सिद्धांत तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के साथ लागू होता है, लेकिन जो केन्स का सिद्धांत है वो बेरोजगार की स्थिति में भी लागू होता है। पूर्ण रोजगार में तो लागू होगा ही होगा केन्स का, प्लस बेरोजगारी की स्थिति में भी लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेटिंग फोर्सेज, यानी कि संतुलनकारी बल क्या है। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसके अंदर संतुलनकारी बल माना गया था ब्याज की दर को निवेश और बचत के बीच में, जबकि ब्याज की दर नहीं बल्कि बचत और निवेश के बीच जो संतुलन लाने वाला बल है वो आय को मानता है केन्स। तो ब्याज की दर एक मौद्रिक घटना मानते हैं और मौद्रिक क्षेत्र में अर्थात मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करती है ब्याज की दर। और जो वास्तविक क्षेत्र है जिसको अपन उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, वहाँ संतुलन का काम करती है आय, यानी कि बचत और निवेश जो है वास्तविक क्षेत्र के चर हैं, उनको संतुलन में लाने का काम राष्ट्रीय आय करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि केन्स के सिद्धांत ने क्लासिकल सिद्धांत के ऊपर सुधार के रूप में प्रस्तुत किए। अब बात करेंगे इस सिद्धांत की आलोचनाओं की। तो अब बात कर लेते हैं तरलता वरीयता सिद्धांत की आलोचनाओं की। तो केन्स ने के तरलता वरीयता सिद्धांत की अर्थशास्त्रियों जैसे कि हट है, हेजलिट है, हैंसन ने बहुत कड़ी आलोचनाएं इस सिद्धांत की भी की हैं। इस सिद्धांत की पहली आलोचना है कि रियल फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, वास्तविक कारकों की अनदेखी की गई है। हेजलिट ने इस आधार पर इस ब्याज के तरलता वरीयता सिद्धांत की आलोचना की कि इसने ब्याज को पूरी तरह से एक मौद्रिक घटना मान लिया और ब्याज की दर के निर्धारण में वास्तविक कारकों को प्रभाव को इन्होंने अनदेखा किया है। केन्स ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि वास्तविक कारकों जैसे कि उत्पादकता, समय वरीयता आदि का ब्याज की दर पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इस अर्थ में ब्याज का जो तरलता वरीयता सिद्धांत है वो एक तरफा है, एक पक्षी है। दूसरा जो कमी है इस सिद्धांत की वो है कंट्ररी टू द फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों के विपरीत। तरलता वरीयता सिद्धांत सीधे उन तथ्यों के विपरीत जाता है जिन्हें यह समझाना चाहता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर अवसाद के निचले स्तर पर सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब गिरती कीमतों के कारण लोगों की तरलता वरीयता बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन वास्तव में जब अवसाद के निचले स्तर पर ब्याज की दरें सबसे कम होती हैं। तो ये जो सिद्धांत कहता है उस हिसाब से तो जो मंदी की स्थिति होगी
उस मंदी की स्थिति में ब्याज की दरें सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में वहाँ सबसे कम होती हैं। दूसरी तरफ अगर तरलता वरीयता सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर जो एक बूम हो या तेज़ी की स्थिति होती है, अर्थव्यवस्था में उतार एक तरीके की जो समृद्धि की स्थिति होती है उस टाइम में सबसे कम होनी चाहिए, जबकि आय और कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण लोगों की तरलता वरीयता सबसे कम हो जानी चाहिए। लेकिन वास्तव में जो ब्याज की दरें हैं वो बूम की स्थिति में सबसे अधिक होती हैं। तो ये जो वास्तविक तथ्य हैं उनके तुलना में सिद्धांत एक आत्म रूप से या विपरीत हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तीसरा है लेस इफेक्टिव फ्रॉम सप्लाई साइड, यानी कि आपूर्ति पक्ष की तरफ से कम प्रभावी है ये सिद्धांत, यानी कि आपूर्ति पक्ष पर कम ध्यान दिया गया है, इसमें मांग पक्ष पे पूरा ध्यान दिया गया है। आलोचकों के अनुसार तरलता वरीयता सिद्धांत आपूर्ति पक्ष से सीमित महत्व का है। धन की आपूर्ति में वृद्धि करके ब्याज दर को कम करना हमेशा संभव नहीं होता है, यानी कि मुद्रा अधिकारी जो है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर है वो कम हो जाएगी। तो पहला जिसका बात की गई है, यदि मुद्रा की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ जाए, मान लीजिए आपूर्ति आपने 10% से बढ़ाई तो मांग भी 10% से बढ़ गई, तो ब्याज की दर में कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरा है तरलता जाल क्षेत्र जब हो, यानी कि जहाँ पे मुद्रा की मांग अनंत लोचदार हो जाए, तो उस स्थिति में आप कितनी भी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दो ब्याज की दर कम नहीं होती है। चौथा जो है टू एसेट मॉडल या दो संपत्ति मॉडल की बात करते हैं कीन्स। तो तरलता वरीयता सिद्धांत केवल दो प्रकार की संपत्तियां बताता है, एक मुद्रा जिस पर कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है, दूसरा बॉन्ड यानी कि जो स्पष्ट ब्याज दर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान लोगों को करता है। और जो बाकी गैर मौद्रिक संपत्तियां हैं जिसमें कि इक्विटी है, भौतिक वस्तुएं हैं, सभी को बॉन्ड के पूर्ण प्रतिस्थापन मान लिया गया है कि ये बॉन्ड और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जबकि ये सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से अलग अलग होती हैं। इसका तात्पर्य है कि धन मालिक ब्याज की वर्तमान या अपेक्षित दर के आधार पर या तो पूर्णतः बॉन्ड में या पूर्णतः मुद्रा में अपना धन रखता है। इस तरह का पोर्टफोलियो व्यवहार वास्तविकता में नहीं देखा जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी बचत को या तो हमेशा पूरी तरह से नकद में रखेगा या पूरी तरह से बॉन्ड में रखेगा, ऐसा कीन्स कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो लोग हैं वो टुकड़ों में अपना रखते हैं, कुछ हिस्सा जो है अपना नकद में भी रखते हैं, कुछ हिस्सा बचत में भी रखते हैं, कुछ हिस्सा बॉन्ड के रूप में, कुछ हिस्सा सिक्योरिटीज़ के रूप में या शेयर्स के रूप में, कुछ हिस्सा जो है भौतिक वस्तुओं के रूप में। तो इस तरह से चीज़ों के बंटवारे के रूप में या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लोग रखते हैं वास्तव में, जो कि कीन्स के सिद्धांत के विपरीत है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इग्नोर्ड, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी जो कीन्स का सिद्धांत अनदेखा करता है। तरलता वरीयता सिद्धांत ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को नज़रअंदाज कर दिया और यह वास्तविक या अपेक्षित मूल्य स्थिरता की धारणा पर आधारित है। इस धारणा में दो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पहला, मूल्य स्थिरता की धारणा के दो निहितार्थ हो जाते हैं। तो ए जो है वो है कि मुद्रा 0% की बिल्कुल निश्चित प्रतिफल देती है। इसका अवसर लागत को मौद्रिक ब्याज दर द्वारा मापा जा सकता है और मौद्रिक ब्याज दर में परिवर्तन मुद्रा की आपूर्ति के सापेक्ष अधिकता या कमी का संकेत देते हैं। तो जो मुद्रा है उसका प्रतिफल नॉर्मली 0 माना जाता है और उसकी अवसर लागत जो है मौद्रिक ब्याज दर को मान लिया जाता है। और जो मौद्रिक ब्याज दर में परिवर्तन है मुद्रा की आपूर्ति के सापेक्ष अधिकता या कमी का संकेत करती है कि जो मौद्रिक ब्याज दर है वो बढ़ रही है, घट रही है, तो मुद्रा की आपूर्ति कम या ज़्यादा है, उसकी वजह से वो घटिया बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है। और मौद्रिक ब्याज दर और वास्तविक ब्याज दरों के बीच अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति को 0 मान लिया गया है। क्योंकि मौद्रिक ब्याज दर में हर बदलाव को वास्तविक ब्याज दर में बराबर मान लिया जाता है। चूँकि मूल्य स्थिरता यहाँ पर ले ली गई है, मूल्यों में परिवर्तन को 0 मान लिया गया है। इन निहितार्थों से विनाशकारी परिणाम निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि मुद्रास्फीति के दौरान उच्च मौद्रिक ब्याज दरों को मुद्रा आपूर्ति में कमी के रूप में मान लिया जाए तो ये गलत माना जा सकता है, जबकि वास्तव में वह मुद्रास्फीति के कारण ब्याज की कम वास्तविक दरों का संकेत दे सकती हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको समझना यूँ चाहिए कि किसी अर्थव्यवस्था के अंदर मान लीजिए मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस वजह से जो उसकी मौद्रिक ब्याज दर है वो बढ़ जाएगी। और अगर शुद्ध रूप से अपन देखें कीन्स के हिसाब से, तो वहाँ पे हमें लगेगा कि मुद्रा की आपूर्ति कम है, इसलिए मुद्रा की जो ब्याज की दर है, मौद्रिक ब्याज दर है वो बढ़ रही है, जबकि एक्चुअल में वो मौद्रिक ब्याज दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों का जो अंतर है वो मुद्रास्फीति की वजह से है, जिसको कि कीन्स ने इग्नोर किया है। दूसरा जो है सिद्धांत दो परिसंपत्तियों मुद्रा और बांड को ही स्वीकार करता है, जिनका मौद्रिक मूल्य स्थिर मान लिया जाता है, तय मान लिया जाता है।
तब मुद्रास्फीति का परिसंपत्ति चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि प्रत्येक मुद्रास्फीति का वास्तविक मूल्य बिल्कुल समान तरीके से बदलेगा, तो ये अपन मान लेते हैं मुद्रास्फीति 0 होने पर तो मुद्रा का मूल्य भी स्थिर हो जाएगा और जो अन्य परिसंपत्ति है उसका मूल्य भी उसी हिसाब से बदलेगा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति होगी तो मुद्रा का मूल्य घटेगा और बाकी जो दूसरा परिसंपत्ति है उसका मूल्य भी उसी अनुपात में कम होगा। तो यहाँ हम पोर्टफोलियो निर्णयों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है केन्स, जबकि वास्तव में जो मुद्रास्फीति है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कौन से पोर्टफोलियो या कौन से एसेट में कितना पैसा कोई आदमी लगाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेड एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी इम्पल्स, यानी कि जो मौद्रिक परिवर्तनों का सीमित विश्लेषण मानता है। केन्स के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि मौद्रिक परिवर्तनों को गैर मौद्रिक क्षेत्र में केवल ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार केन्स ने इस तथ्य से इनकार कर दिया कि मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन प्रत्यक्ष संचरण तंत्र के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा सरकारी बजट में वित्तीय परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि ब्याज दर में बदलाव के बिना उपभोग और निवेश को सीधे प्रभावित कर सकती है, तो इस तथ्य की भी केन्स उपेक्षा करते हैं। तो कुल मिला के केन्स ये कहते हैं कि जो मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन होंगे उसको ब्याज दर के माध्यम से ही गैर मौद्रिक या वास्तविक क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, जबकि वास्तव में डायरेक्ट में भी मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन के द्वारा वास्तविक क्षेत्र को भी प्रभावित किया जा सकता है, जिसको हम रियल बैलेंस इफेक्ट कहते हैं। सातवां अनस्टेबल एलपी फंक्शन नॉट वैलिड, यानी कि अस्थिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो फलन है वो वैध नहीं है। तरलता वरीयता सिद्धांत का मानना है कि मुद्रा अधिकारियों द्वारा मौद्रिक विस्तार या संकुचन का अर्थव्यवस्था पर अनिश्चित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा की सट्टा मांग की अनिश्चित प्रकृति के कारण मुद्रा मांग फलन अस्थिर माना गया है। लेकिन अनुभवजन्य अध्ययनों से ने अस्थिर तरलता वरीयता फलन की धारणा को वैधता नहीं दी है, यानी कि जो इसका मानना है कि जो मुद्रा की मांग वक्र है वो अस्थायी होता है, अस्थिर होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं पाया गया। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मोटिव्स इग्नोर्ड, अन्य जो तरलता वरीयता उद्देश्य हैं उनकी अनदेखी की गई है। तरलता वरीयता का केन्स का विश्लेषण संकीर्ण दायरे वाला है। इसके अनुसार तरलता की मांग केवल 3 उद्देश्य लेन देन, एहतियाती और सट्टा उद्देश्य के कारण होती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि तरलता उद्देश्य केवल इनके लिए नहीं बल्कि कई अन्य कारकों के लिए भी किया गया है, जैसे कि डिफ्लेशनरी मोटिव, यानी कि जब कीमतें घटती हैं तो उपभोक्ता और उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी को स्थगित करने और बड़ी मात्रा में धन रखने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरीके से बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, व्यवसाय विस्तार के लिए भी लोग अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखना चाहते हैं। तो अधिकांश व्यापारी कंपनियों के पास व्यापार विस्तार के लिए अपनी योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए नगद राशि रखने की धारणा होती है। इसी तरीके से कन्वीनियंस मोटिव यानी सुविधा के लिए कुछ लोग जो है नकदी को मुद्रा को धारण करना किसी भी बचत को रखने का सुविधाजनक तरीका है। अन्य संपत्तियों की तुलना में किसी भी प्रकार का जोखिम और असुविधा की लागत शामिल होती है, तो लोग अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखना चाह रहे होते हैं। एलिमेंट ऑफ सेविंग इग्नोर्ड, बचत के तत्वों की उपेक्षा की गई है इनके द्वारा। और तरलता के प्रत्याग के प्रतिफल के रूप में उनकी ब्याज की परिभाषा में केन्स के बचत के तत्वों को नजरअंदाज किया है। पिछली बचत के बिना परित्याग के लिए तरलता नहीं हो सकती है। जैकब विनर के अनुसार बिना बचत के परित्याग करने के लिए कोई तरलता उपलब्ध कैसे होगी? ब्याज की दर बिना तरलता के बचत के लिए प्रतिफल है। तो यहाँ पे जो सेविंग है ये केन्स कहते हैं कि भाई केवल परित्याग का पुरस्कार है, तरलता परित्याग का, लेकिन वास्तव में जब तरलता परित्याग कब होगा? जब कोई बचत करेगा। इस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के महत्व की भी अनदेखी करता है। आलोचकों का कहना है कि ब्याज तरलता के परित्याग का प्रतिफल नहीं है जैसा कि केन्स द्वारा माना गया है, बल्कि यह ब्याज के जो है पूंजी की उत्पादकता के लिए ऋणदाता को दिया जाने वाला भुगतान होता है। इस प्रकार ब्याज का भुगतान किया जाता है क्योंकि पूंजी में उत्पादकता होती है। तो ये केन्स का जो सिद्धांत है वो पूंजी की उत्पादकता की विवेचना नहीं करता है अपने सिद्धांत के अंदर। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्राडिक्टरी या तरलता वरीयता की अवधारणा जो है भ्रामक है, अस्पष्ट है और केन्स की